हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पेक्ट विजन। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या किया था कि जो भी हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, तो इंट्रोडक्शन के पार्ट को हम लोग प्रोसीड करते हुए हम लोगों ने क्या समझा था कि मेजरमेंट ऑफ यूनिट क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स का हम लोगों ने जो बेसिक टर्म्स यूज होता था उन सभी के बारे में हम लोगों ने क्या किया था, डिस्कशन किया था। आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, उसके आगे प्रोसीड करेंगे और आगे का अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या चीज पे डिस्कशन करना है, क्योंकि ये हमारा चैप्टर क्या है, फुल्ली चैप्टर क्या, इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स ही है। तो सबसे पहला बात क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का आज हमारा क्या है, लेक्चर थर्ड है। और इस लेक्चर थर्ड में हम लोग क्या बात करेंगे कि फोर्स के बारे में बात करेंगे। फोर्स भी आएगा तो फोर्स के ऊपर डिस्कशन तो करेंगे ही करेंगे, फिर हमारा एक नया टर्म्स आ जाएगा। और मतलब नया टर्म्स नहीं, ये हमारा क्या है कि फोर्स के बाद हम लोग फोर्स सिस्टम के बारे में समझेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, सिर्फ फोर्स समझा था कि फोर्स क्या होता है और पुश और पुल के बारे में, तो ये चीज तो हम लोग समझेंगे। लेकिन फोर्स समझने के बाद हम लोग फोर्स सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या समझेंगे, न्यूटन्स लॉ। आप लोग भी इन टर्म्स से अवेयर होंगे कि न्यूटन्स लॉ क्या होता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग को आज की क्लास में डिस्कस करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको प्रोसीड करते हैं और वन टू वन हम लोग डिस्कशन अब स्टार्ट करेंगे और चीजों को हम लोग क्या करेंगे, आसानी से समझने का कोशिश करेंगे। और जैसे हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग लेक्चर में आगे प्रोसीड करते जाएंगे, हमारा क्या होगा, न्यू न्यू टर्म से हमारा इंट्रोडक्शन होगा और उसके बारे में हम लोग को बेसिक से एनालिसिस करना है। तो चलिए हम लोग आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या चीज का, फोर्स के बारे में समझते हैं। तो जैसी अगर हम बात करें फोर्स का, तो फोर्स क्या होता है, यहां पे जैसे आप देख सकते हैं क्या है, फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी। क्या है, फोर्स हमारा क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। क्या इसका यूज होता है, कोई भी चीज में हम कहीं भी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है उसको क्या करेंगे, पुश करेंगे, उसको क्या करेंगे, पुल करेंगे। पुश पुल करने के लिए तो क्या हो, जब पुश पुल करने से हम लोग क्या करेंगे, उसके चेंज ऑफ स्टेट, मतलब उसके पोजीशन में चेंजिंग आएगा, हो सकता है उसके शेप में चेंजिंग आए। तो मल्टीपल आपका इफेक्ट्स क्या आ जाएगा, फोर्सेस का। क्या बोल रहा है, दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट के मोशन को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्या बोल रहा है, यहां फिर से एक बार समझते हैं कि फोर्स एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं किसका, ऑब्जेक्ट के मोशन को। ऑब्जेक्ट के मोशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को हम लोग चेंज कर सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ द फोर्सेस। दूसरा बात क्या बोल रहा है कि हमारा क्या है, फोर्स हमारा क्या हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या कि ऐसा क्वांटिटी जिसके पास में मैग्नीट्यूड भी हो और क्या डायरेक्शन भी हो, तो क्या बोलते हैं, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो फोर्स के पास में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। सपोज हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का हमको क्या करना है, उसके पोजीशन को चेंज करना है। तो पोजीशन को चेंज करेंगे तो क्या, अगर हमारे पास में यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, हमारे पास में यहां पे क्या है, यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक के पोजीशन को चेंज करना है ना। इस ब्लॉक के हमारे पास में एक सरफेस है और इस सरफेस पे क्या है, एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक के पोजीशन को चेंज करना है। कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहां पे हमको एक फोर्स अप्लाई करना होगा। तो फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फोर्स का अपना एक मैग्नीट्यूड होगा। सपोज हमारे पास मान लीजिए 50 न्यूटन का फोर्स, 50 न्यूटन के फोर्स को हम लोग क्या करते हैं, इससे अप्लाई करके इसको धक्का मार रहे हैं, तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड तो हुआ ही हुआ और इसका एक डायरेक्शन ट्रेवल करेगा, इस डायरेक्शन में गया। तो कहने का मतलब क्या है कि फोर्स हमारा क्या है, फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास में क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। फोर्स का एप्लीकेशन क्या होता है ये आपको बताएं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे क्या है, फोर्स इक्वल टू क्या हो जाता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। कैसे आता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, जब हम लोग क्या करेंगे, न्यूटन सेकेंड लॉ में हम लोग चलेंगे तो वहां से क्या हो जाता है, फोर्स इक्वल टू एम इनटू ए, है ना। वहां से आपका ये चीज भी क्लियर हो जाएगा,
तो अभी क्योंकि हमारा क्या है, फोर्स का हम एक बेसिक आइडिया ले रहे हैं, हमारे पास में क्या है, फोर्स का आपको एक बेसिक ओवरऑल आइडिया दे रहे हैं कि क्या होता है फोर्स। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो गया, मास इंटू एक्सीलरेशन। और यहाँ पे एक बेसिक टर्म्स है कि फोर्स, एफ क्या है हमारे पास, फोर्स है, एम क्या है आपके पास, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, और ए क्या है, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। क्योंकि फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, बॉडी हमारा एक्सीलरेट करेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं आपका, ए इज द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स, मतलब फोर्स के द्वारा एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कराया गया, दैट इज क्या हो गया, ए। और ए इसका, ए का एसआई यूनिट क्या हो जाता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर हम एसआई सिस्टम की एसआई यूनिट की बात करें तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या हो जाता है, न्यूटन होता है। तो फोर्स का आपका एसआई यूनिट क्या हो गया, न्यूटन हो गया। और फोर्स का एप्लीकेशन आपको पता हो गया कि कहां कहां पे हम लोग क्या करेंगे, फोर्स का यूज करेंगे। अगर हमारे पास में एक वॉल है तो वॉल पे क्या हो रहा है, यहां पे ए पर्सन क्या कर रहा है, इस पे क्या कर रहा है, एक फोर्स है ना, यहां पे क्या कर रहा है, फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इसके पोजीशन को चेंज, सपोज यहां पे ऐसा मान लेते हैं, क्योंकि अगर एक वॉल है तो वॉल दीवार को एक यहां पे कोई भी फोर्स लगाने से क्या होगा, इसका पोजीशन तो नहीं चेंज करेंगे, लेकिन कहने का मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है हमारा, एक ब्लॉक है, तो यहां पे क्या फोर्स का मतलब क्या है कि पुश या पुल। तो हम क्या करें, इसको हम लोग यहां पे इसको क्या करें, धक्का दे रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इसके पास में क्या होगा, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, एक्स मैग्नीट्यूड से हम लोग क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, और कुछ ना कुछ इसका डायरेक्शन होगा। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ द फोर्स। अब बात करें, क्योंकि फोर्स का मतलब इतना तो हम समझे कि पुश और पुल, और उन दोनों पुश पुल करने से क्या होगा, आपके पोजीशन, आपके पास में जो भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसके मोशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसके शेप को हम लोग चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द फोर्स। अब समझने वाला बात यह है कि क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोर्स, क्या है, मतलब फोर्स का कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला बात कैरेक्टरिस्टिक्स का अगर बात करते, सबसे पहला बात क्या कि मैग्नीट्यूड। अगर मान लेते हैं मैग्नीट्यूड हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होगा, सपोज हमारे पास में यहां पे क्या है, अगर इस पर्सन के पास में कुछ मैग्नीट्यूड ही ना हो, अगर हम जा करके, ये पर्सन जा करके वहां पे खड़ा हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट के सामने, तो क्या वहां पे फोर्स अप्लाई हो पाएगा, नहीं। तो इससे ये हम समझ गए कि क्या होना चाहिए, फोर्स के पास में अपना एक मैग्नीट्यूड तो होना ही चाहिए, तभी तो हम x न्यूटन, y न्यूटन, 50 न्यूटन, 60 न्यूटन से हम लोग क्या करें, फोर्स अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें हम लोग तो क्या हो गया, आपका मैग्नीट्यूड हो गया। और यहां पे भी यही बात लिखा हुआ क्या कि द क्वांटिटी ऑफ द फोर्स, क्वांटिटी ऑफ द फोर्स मतलब फोर्स का क्या क्वांटिटी है, 200 न्यूटन, 50 न्यूटन, x न्यूटन, y न्यूटन। तो कुछ भी हम लोग क्या करेंगे, यहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स में क्या हो गया, आपका मैग्नीट्यूड एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया। दूसरा अगर हम लोग बात करें, जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर लिए क्या, डायरेक्शन। तो फोर्स के पास में क्या हो जाएगा, अपना एक डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन कहने का मतलब अगर यहां पे कोई चीज को हम लोग क्या करें, किसी चीज को हम लोग धक्का दे रहे हैं, तो क्या इसका एक न कुछ अपना एक डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स क्या हो गया, हमारा डायरेक्शन हो गया। तो क्या बोल रहा है, द लाइन अलोंग विच द फोर्स एक्ट, मतलब जिस लाइन के अलोंग फोर्स एक्ट हो रहा है, कौन सा लाइन, यहां पे क्या हो रहा है, इस टाइप से हम लोग क्या करें, इस पे हम लोग क्या करें, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या हो गया, यहां पे हमारे पास में क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी अप्लाई कर रहे हैं, और जैसी मैग्नीट्यूड हुआ तो इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगा। तो ये सब क्या हो गया, हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोर्स हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अब देखिए यहां पे एक टर्म्स क्या है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब क्या है, अब यहां पे बात है समझना है कि द एग्जैक्ट लोकेशन ऑन द ऑब्जेक्ट वेयर द फोर्स इज अप्लाई। अब बात जैसी आता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का, अब जैसे इस पर्सन का बात करें और ए ऑब्जेक्ट का बात करें,
अब एक पर्सन और इस ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होगा, कांटेक्ट हुआ। अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब यह है कि ऐसा पॉइंट जिससे एग्जैक्ट हम क्या करें, इस पोजीशन को टच कर रहे हैं, क्या बोल रहा है, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बियर फोर्स इज अप्लाई। तो सपोज मान लेते इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, एक पॉइंट पे लग रहा है, क्योंकि अगर हम कोई बॉडी को टच करेंगे तो जो बॉडी को हम टच करेंगे तो कुछ ना कुछ पॉइंट लगेगा। सपोज हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है, ये मेरा हैंड ऑब्जेक्ट है, और हम क्या कर रहे हैं, इस पेन से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मतलब यह है कि एग्जैक्ट लोकेशन, मतलब कौन सा वो एग्जैक्ट लोकेशन था जिसपे हमारा क्या हो गया, फोर्स अप्लाई हुआ। तो अगर मान लेते इस पेन का एग्जांपल लेते हैं और ये हैंड का, तो हम लोग क्या कि यहां से क्या करें, हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो एग्जैक्ट लोकेशन क्या हो गया, हमारा ए पॉइंट हो गया, और भले ही इस पॉइंट पे हम लोग अप्लाई किए, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज क्या, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो भले ही इस पॉइंट पे तो हमारा लगा फोर्स, लेकिन इस पॉइंट पे लगने के कारण क्या हो गया, पूरा हमारा बॉडी क्या हो गया, पूरा बॉडी का हमारा पोजीशन चेंज हो गया। तो समझने वाला बात, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से हम बस ये समझ सकते हैं कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन वो पॉइंट होता है जिसपे हमारा क्या, फोर्स का एग्जैक्ट लोकेशन हम क्या करते हैं, उस पर अप्लाई करते हैं। मतलब एग्जैक्ट लोकेशन पे फोर्स को अप्लाई करना, दैट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। सपोज आपके पास में एक ऑब्जेक्ट आ गया और आपको उस ऑब्जेक्ट को क्या करना है, ऑब्जेक्ट पे धक्का लगाना है। तो जैसे आप उस ऑब्जेक्ट को टच करेंगे तो कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जिसपे क्या हो गया, एग्जैक्ट लोकेशन, मतलब उस पॉइंट पे आपका क्या हो गया, हैंड जाकर के फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट करेगा। तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बोलेंगे। तो फिर से यहां से हम लोग ये समझ लेते हैं, क्या बोल रहा है, द एग्जैक्ट लोकेशन ऑन द ऑब्जेक्ट वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोर्स हो गया। क्या क्या हो गया आपका, पहला आपका मैग्नीट्यूड हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया, और थर्ड क्या हो गया हमारे पास, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, फोर्थ का बात कर रहे हैं। फोर्थ हमारे पास में क्या, लाइन ऑफ एक्शन। अब ये भी इस टर्म्स को भी हम लोग समझते हैं, लाइन ऑफ एक्शन क्या हो जाता है। तो क्या बोला, द इमेजिनरी फोर्स एक्ट लाइन अलोंग विद द फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी। सपोज हमारे पास में, अब हम लाइन ऑफ एक्शन को समझते हैं। तो सपोज हमारे पास में एक ऐसा बॉडी, सपोज मान लेते हैं, और अब जैसा कि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए कि फोर्स के पास में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। तो फोर्स के पास में अपना मैग्नीट्यूड होगा, फोर्स के पास में अपना डायरेक्शन होगा, फिर क्या होगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा, और फिर एक नया टर्म्स क्या आ गया आपका, लाइन ऑफ एक्शन आ गया। अब इन चारों टर्म्स को हम इस डायग्राम समझने की कोशिश करते हैं। और क्या बता रहा है, सपोज मान लीजिए इसके पोजीशन को हमको चेंज करना है, क्या करेंगे, हम यहां पे क्या किए, चलिए फोर्स के मैग्नीट्यूड को अप्लाई किए, सपोज F इक्वल टू 20 न्यूटन। तो जैसे हम फोर्स लगाए यहां पे, क्या किए, जैसे इस पे हम फोर्स अप्लाई किए तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया। तो मैग्नीट्यूड हुआ तो इसका कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होगा, और जब डायरेक्शन हो गया तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब क्या कि हमारे पास में एक ऐसा पॉइंट होगा, हमारे पास में क्या है, एक ऐसा पॉइंट है जिसपे क्या हो रहा है, हमारा जैसे हम फोर्स लगा रहे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रहा है, टच हो रहा है, तभी हमारा क्या हो गया, बॉडी के पोजीशन चेंज हुआ। तो हमारा अभी तक क्या हम लोग डिस्कशन किए थे, मैग्नीट्यूड, चलिए मैग्नीट्यूड लग गया, फिर क्या डायरेक्शन, चलो डायरेक्शन भी हो गया, फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब एग्जैक्ट लोकेशन वेयर द फोर्स इज अप्लाइड। तो अगर यहां पे फोर्स 20 न्यूटन लगा रहे हैं तो क्या है, इसका एग्जैक्ट लोकेशन भी हम फाइंड कर लिए, है ना। अगर मान लीजिए 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो एग्जैक्ट लोकेशन क्या ए हो सकता है क्या, नहीं, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है हमारा, यही तो है जहां पे इसको टच कर रहा है। अब बात आता है क्या, लाइन ऑफ एक्शन। और लाइन ऑफ एक्शन मतलब क्या हो गया, ये एक ऐसा इमेजिनरी लाइन होता है। तो लाइन ऑफ एक्शन क्या हो जाता है, हमेशा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का क्या हो जाता है, एलोंग होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, लाइन ऑफ एक्शन हो गया। मतलब
देखिए लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गया, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की अलोंग हो गया, और लाइन ऑफ एक्शन हमेशा क्या हो जाता है, इमेजिनरी लाइन होता है, जिसको ऐसा मान के चलते हैं कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के अलोंग क्या होगा, आपका लाइन ऑफ एक्शन होगा। तो ये भी क्या है आपका, लाइन ऑफ एक्शन इज ऑल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोर्स। तो ये बात होगी आपका। तो यहां से आप इस एग्जांपल, इस डिफिनेशन से आप ये समझ सकते हैं, क्या बोल रहा, द इमेजिनरी फोर्स एक्ट्स लाइन along which, क्या बोला, along which force act on the body। तो क्या बोला, फोर्स के along क्या हो जाता है, वो लाइन एक्ट करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं। और वो आपका लाइन क्या होगा, हमेशा इमेजिनरी लाइन होगा, मतलब ऐसा हम लोग इमेजिन कर लिए कि हमारा एक लाइन ऑफ एक्शन होता है। तो ये चीज आपका क्या हो गया, लाइन ऑफ एक्शन हो गया। फिफ्थ पॉइंट में क्या बोला, नेचर। तो नेचर मतलब क्या हो गया, फोर्स कैन बी, अब होता है ना कि दो बहुत सारा, क्योंकि आप लोगों ने बेसिक क्लास में भी पढ़ा था कि कांटेक्ट फोर्स होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है, फिर कांटेक्ट फोर्स का बहुत सारा एग्जांपल आता है, नॉन कांटेक्ट का बहुत सारा एग्जांपल आता है। तो यहां पे क्या बोल रहा है कि नेचर क्या है, फोर्स लगने का नेचर क्या है। तो ये भी क्या हो गया, आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फोर्स हो गया। तो क्या बात है कि फोर्स कैन बी कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट, है ना। अब यहाँ पे बता रहा है कि बहुत सारा एग्जांपल हो रहा है, कांटेक्ट में आपका हो गया फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, मस्कुलर फोर्स हो गया, नॉन कांटेक्ट में क्या हो गया, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हो गया। तो बहुत सारा एग्जांपल होगा जो आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया होगा। और लास्ट में क्या हो गया, पुश और पुल, मतलब इसके पास में क्या हो गया, पुश भी और पुल करने के दोनों का क्षमता होता है। तो यहाँ पे आप एक छोटा सा डायग्राम समझ रहे हैं, क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या कि हम लोग फोर्स अप्लाई किए तो पुश कर रहे हैं, यहाँ पे इसको खींच रहे हैं तो पुल कर रहे हैं। तो ये सब आपका क्या हो गया, फोर्स का बेसिक कंसेप्ट हो गया, और फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स भी हम लोग क्या किए, ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट बात क्या है आपका, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन ए बॉडी, मतलब कि जब कभी भी हम फोर्स अप्लाई करेंगे बॉडी पे, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी पे कैसा इफेक्ट आएगा। तो पहला बात क्या बोल रहा है कि चेंज इन मोशन, ये बात भी सही है। क्या होगा कि हमारा मोशन चेंज हो जाएगा। अगर हम लोग कोई भी, हमारे पास में ऐसा बॉडी है, कोई भी बॉडी है जिसमें हम फोर्स लगाएं, फोर्स लगाने के कारण क्या होगा, उसको एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में चला गया, तो क्या हो गया, उसमें चेंज इन मोशन हो गया। अब यहां पे क्या बात है, एक्सेलरेशन। ये क्या बोल रहा है, ए फोर्स कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू एक्सेलरेट। क्या बोल रहा है कि फोर्स कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू एक्सेलरेट, मतलब क्या इन एक्सेलरेट करा सकता है, मतलब फोर्स के कारण कोई भी बॉडी में हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, इंक्रीज इन वेलोसिटी। और या हम क्या कर सकते हैं, उसके वेलोसिटी को कम भी कर सकते हैं, तो डिसलरेट भी कर सकते हैं, और बॉडी को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेट भी कर सकते हैं। फिर क्या बोल रहा, इन और डिक्रीजेज इन मोशन। तो कहने का मतलब यह है कि फोर्स अप्लाई करके कोई भी बॉडी के मोशन को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, मोशन में उसको क्या कर, इंक्रीज भी, मतलब मोशन को इंक्रीज भी कर सकते हैं, वेलोसिटी को बढ़ा भी सकते हैं, या फोर्स अप्लाई करके हम लोग कोई भी बॉडी के मोशन को क्या कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, मतलब उसके वेलोसिटी में हम लोग क्या कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो एक्सेलरेट भी हो सकता है, डिसलरेट भी हो सकता है। फिर बात क्या बोल रहा है, चेंज इन डायरेक्शन, मतलब कि फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब फोर्स अप्लाई करके हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। लास्ट में क्या बोल रहा है आपका, चेंज इन शेप और साइज, मतलब क्या बोल रहा है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द फोर्स। जैसे यहां पे एक स्प्रिंग का एग्जांपल लिया हुआ है, तो स्प्रिंग से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास में एक स्प्रिंग है, तो जैसे ही आप फोर्स अप्लाई कीजिएगा तो क्या हो गया, उसका क्या हो गया, उसके शेप चेंज हो सकता है, उसका साइज चेंज हो सकता है। और आप वही स्प्रिंग लेकर के खींच दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, जैसे ही आप उसको पुश कर देंगे तो क्या हो गया, मतलब पुश, एक बार पुश करेंगे एक बार पुल करेंगे,
तो उसी स्प्रिंग को हम लोग खींच देंगे तो क्या हो गया, खींचने का मतलब क्या, फोर्स अप्लाई किए, और फोर्स अप्लाई किए तो क्या हो गया, उसका क्या हो गया, शेप चेंज हो गया। तो ये सब क्या हो गया आपका कंप्रेसिंग ए स्प्रिंग, मतलब स्प्रिंग को क्या किया, कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस करने से उसके शेप को चेंज कर सकते हैं। या स्ट्रेचिंग एंड इलास्टिक मटेरियल, कोई भी आपके पास में इलास्टिक मटेरियल हो उसको आप क्या कर सकते हैं, फोर्स लगा के स्ट्रेच कर सकते हैं, और स्ट्रेच करके हम लोग क्या करेंगे, उसके पोजीशन को, शेप को, साइज को चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द फोर्स। तो ये सब क्या हो गया, अफेक्ट फोर्स हो गया, मतलब फोर्स का अफेक्ट हो गया कोई भी पर्टिकुलर बॉडी के ऊपर। तो ये आपका इस हो गया। अब बात क्या है हमारे पास में थर्ड में, क्या स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि हमारे पास दो टर्म्स है, स्टैटिक और इक्विलिब्रियम। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रुका हुआ, और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि हमारा बॉडी रेस्ट कंडीशन में है, किसी प्रकार का कोई मोशन नहीं हो रहा। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या, अगर आपके पास में तीन एक्सिस, सपोज आपके पास ऐसा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है, तो कहने का मतलब क्या कि हर एक डायरेक्शन में हमारा क्या है, वैल्यू जीरो है। अगर आप एक एग्जांपल ले ली ऑब्जेक्ट का, कब हम बोलेंगे कि हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट है इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। इक्विलिब्रियम कंडीशन में बॉडी हमारा तब रहेगा जब उसमें किसी भी प्रकार का कोई मोशन ना हो, ना ही कोई डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में भी नहीं, वाई डायरेक्शन में भी नहीं, और जेड डायरेक्शन में भी मोशन नहीं होना चाहिए। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं क्या बात है कि इफ मल्टीपल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, ऑब्जेक्ट, body and object and balance each out remains in a static equilibrium means it at the rest। मतलब क्या बोल रहा है कि हमारे पास में एक ऐसा बॉडी है, हमारे पास में एक ऐसा बॉडी है जिस बॉडी पे क्या हो रहा है, मल्टीपल फोर्स लग रहा, लेकिन मल्टीपल फोर्स लगने के बाद भी हमारा बॉडी क्या है, रुका हुआ है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारा क्या है कंडीशन, हमारा जो बॉडी है इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, सबसे पहले क्या है कि मल्टीपल फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट एंड बैलेंस्ड ईच अदर आउट द रिमेन्स इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। मींस मतलब बोल रहा है कि आपके पास में क्या है, मल्टीपल फोर्स लग रहा है। सपोज एग्जांपल ऐसा, तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे एक फोर्स इधर से लग रहा है और दूसरा फोर्स इधर से लग रहा है। तो सपोज यहां पे मल्टीपल फोर्स एक्ट हो रहा है, लेकिन हमारा बॉडी में क्या हो रहा है, बॉडी में किसी प्रकार का कोई मोशन नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारा पेन पे इधर से भी एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, इधर से भी एक फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो क्या हो गया, जैसी दोनों तरफ से फोर्स अप्लाई हुआ तो क्या हो गया, मल्टीपल फोर्स तो एक्ट हो गया, लेकिन हमारे बॉडी में क्या हो गया, किसी प्रकार का कोई मूवमेंट ना हुआ। तो हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा बॉडी क्या रुका हुआ कंडीशन में। क्योंकि आपके पास में एक नया टर्म्स आ गया इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या करेंगे, डिटेल्ड में स्टडी करना है। तो अभी हम लोग इक्विलिब्रियम पे नहीं जाते हैं, हम लोग ये समझ लेते हैं कि हमारा बॉडी क्या है, मल्टीपल फोर्स लगने के बाद भी हमारे बॉडी में किसी प्रकार का कोई मोशन ना हो रहा हो, दैट इज द स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब लास्ट में क्या है आपका, टेंशन एंड कंप्रेशन। अब टेंशन एंड कंप्रेशन, क्योंकि आपका सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है तो ये टर्म्स से आपको हमेशा फ्रेंडली होना होगा, क्योंकि जैसे हम लोग आगे चलते जाएंगे, आगे समझते जाएंगे, तो जनरली ये टर्म्स आपको हमेशा यूज होगा, टेंशन, कंप्रेशन, टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स। तो हम लोग अभी एक ओवरव्यू आइडिया ले लेते हैं, टेंशन क्या होता है या टेंसाइल फोर्स क्या होता है। तो क्या बोला, फोर्स कैन स्ट्रेच। सपोज हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है, हमारे पास में एक बॉडी है, अब इस पे हम जैसी फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने के कारण इस बॉडी पे टेंशन कैसे डेवलप होगा। तो टेंशन का मतलब अगर हिंदी में बात करें तो क्या होगा, खिंचाव होता है। तो सपोज हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है, हम क्या किए, इधर से भी खींच रहे हैं इसको और इधर से भी खींच रहे हैं, तो ये बॉडी क्या कर रहा है, टेंसाइल फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। मतलब क्या कि इसमें क्या रहा है, खिंचाव आ रहा है, टेंशन आ रहा है।
तो जैसे इस बॉडी में स्ट्रेचिंग आ रहा है, मतलब क्या कि बॉडी हमारा क्या हो गया, टेंशन में आ गया। टेंशन का मतलब क्या कि हम लोग दोनों तरफ से क्या करें, इसको टेंशन में दे रहे हैं, मतलब खींच रहे हैं। और जो खींचे तो बॉडी एक्सपीरियंस क्या किया, टेंसाइल फोर्स एक्सपीरियंस किया। सपोज आप एक एग्जांपल लेंगे कि जैसे हमारे पास रूफ फैन होता है, तो जैसे हम लोग छत में पंखा लगाते हैं, तो पंखा लगाने से पहले क्या होता है, एक रड से कनेक्टेड रहता है फैन, यहां पे रड। तो रड कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो अगर आप इन चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तो रड में क्या हो रहा है, एक टेंशन लग रहा है। टेंशन क्यों लग रहा है, क्योंकि जो फैन का आपका विंग्स जो है, फैन का जो आपका ये है, तो उसमें क्या हो रहा है, क्योंकि हमेशा उसमें क्या हो रहा है, एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे आने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि यहां से क्या हुक से कनेक्टेड है, तो इस रड में कौन सा फोर्स लग रहा है, तो ए रड हमारा क्या हो गया, टेंसाइल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अगर यहां से हम इसको खींचना चाहे तो क्या आ गया, इस बॉडी में टेंशन आ गया, तो खींचे तो टेंशन आ गया, तो खींचे मतलब क्या, हम फोर्स अप्लाई किए, फोर्स अप्लाई करने के कारण क्या हो गया, इसमें टेंसाइल फोर्स एक ए हो गया, आपका जनरेट हो गया। तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ क्या, टेंसाइल फोर्स। और उसी टाइप से हम लोग कंप्रेशन का बात करें, तो कंप्रेशन का मतलब क्या, उसको दबाना। तो सपोज हमारे पास में यही बॉडी है, इस बॉडी पे हम लोग क्या करें, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बॉडी क्या एक्सपीरियंस फील कर रहा है, इसको कंप्रेस किया जा रहा है, मतलब दबाया जा रहा है। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ क्या हो गया हमारा, आपका कंप्रेशन हो गया। तो यहां पे आपका पेन है, इसी पेन को यहां पे आप यहां पे चलिए हम बना लेते हैं। तो क्या बोला, एन अनलोडेड मेंबर, क्या बोल रहा है, यहां पे लिखा हुआ है अनलोडेड मेंबर, मतलब इस मेंबर में किसी प्रकार का कोई लोडिंग नहीं किया हुआ है ना, कोई लोडिंग मतलब कोई इस पे फोर्स नहीं लगा रहा। लेकिन जैसे इधर से भी कोई खींच रहा, इधर से भी खींचने लगे तो क्या हो गया, ये आपका बॉडी क्या हो गया, टेंसाइल फोर्स एक्सपीरियंस कर लिया। तो इसका या इसका इस बॉडी का क्या हो गया, लेंथ भी चेंज हो जाएगा। और दूसरा एग्जांपल है कंप्रेशन का, बॉडी को क्या किया, दबाया गया, तो बॉडी क्या हो गया, अपने पोजीशन से क्या हो गया, शॉर्ट कर गया, मतलब कंप्रेशन फील किया। तो सेम इसी प्रकार से यहां भी है, यहां पे एक ट्रस है, और ट्रस कहने का मतलब है यहां पे एक लोड लग रहा है, तो लोड लगने के कारण क्या हो गया, यहां पे टेंशन लग रहा है और यहां पे कंप्रेशन लग रहा है। क्योंकि टेंशन और कंप्रेशन का हम लोग को स्टडी करेंगे डिटेल में, इसलिए अभी तक आपको ये चीज से आइडिया हो जाना चाहिए कि टेंशन क्या है और कंप्रेशन क्या है। हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब इसका बात करें कि क्या क्या हम लोग समझे, फोर्स में क्या बात किए, तो फोर्स कैन कॉज, अब मतलब ओवरऑल आइडिया फोर्स कहना क्या चाहता है, तो ये कहना चाहता है कि फोर्स कैन कॉज ऑब्जेक्ट टू मूव, चेंज डायरेक्शन, डिफॉर्म और रिमेन इन इक्विलिब्रियम डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्सेस। मतलब फोर्स क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट को मूव भी करवा सकता है, ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को चेंज भी कर सकता है, ऑब्जेक्ट में डिफॉर्म भी ला सकता है। डिफॉर्म करने का मतलब क्या, उसके साइज में चेंजिंग हो सकता है, डिफॉर्म कर जाए। और हो सकता है कि आपका बॉडी रेस्ट कंडीशन में भी रहे, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही रहे। तो बोल रहा है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप एंड एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स, किस टाइप का फोर्स है, क्या उसके एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं, उन सभी फैक्टर पे हमारा क्या होगा, इन सभी फैक्टर पे बात हमारा डिपेंड करेगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फोर्स, और फोर्स का पूरा एनालिसिस कर लिए कि कैसे फोर्स का नेचर क्या हो जाता है, फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, और फोर्स का अफेक्ट्स क्या होता है। तो ये सब चीज हम लोग क्या किया, डिस्कशन की। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट समझने की कोशिश करते हैं। अब फोर्स के बाद हमारे पास क्या आ गया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो आप ये चीज से ऑलरेडी अवेयर होंगे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है, या लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर आपके पास में एक ऐसा बॉडी है जो अगर रेस्ट कंडीशन में है तो हमेशा रेस्ट कंडीशन में ही रहना चाहेगा। अगर आपका बॉडी क्या है,
मोशन कंडीशन में है, मूविंग कंडीशन में, तो क्या होगा, मूविंग कंडीशन में ही रहना चाहेगा। कब तक, अनलेस और अनटिल, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, तब तक हमारा बॉडी क्या होगा अपना कंडीशन मेंटेन करके रखेगा। या स्टैटिक है तो स्टैटिक कंडीशन में ही रहेगा, रुका हुआ है तो रुका हुआ ही रहेगा, या मूव कर रहा है तो मूव करता ही रहेगा। तो यहां से आप ये समझिए कि इच बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन और इट्स रेस्ट और इन मोशन। क्या बोल रहा है, या तो रेस्ट में रहना चाहेगा या तो यूनिफॉर्म मोशन या स्ट्रेट लाइन में रहना चाहेगा। कब तक, अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कि उस पे हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना कर दे, तब तक आपका बॉडी जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में मेंटेन रहना चाहता है। अब यहां पे देखिए एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल हम लोग हमेशा रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। क्या बोल रहा है कि पैसेंजर सिटिंग इन बस गेट से जर्क व्हेन द बस स्टॉप और स्टार्ट सडनली। तो ऐसा हम लोग हमेशा फील करते हैं कि जब कभी भी हम लोग बस में बैठे होते हैं, तो जब हमारा बस रुका हुआ है, मतलब उसका क्या वेलोसिटी जीरो, रेस्ट कंडीशन में है, तो हम क्या है, रेस्ट कंडीशन में हमारा भी बॉडी है। लेकिन जैसी बस स्टार्ट होकर के एक्सेलरेट करता है तो हमारा बॉडी क्या हो जाता है, हमारा बॉडी भी रेस्ट कंडीशन से क्या आ जाता है, मूविंग कंडीशन में आ जाता है। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या फील करते हैं कि हम रेस्ट कंडीशन में थे तो रेस्ट कंडीशन में ही रहना चाहते थे, जब तक कि हमारा बॉडी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया। और एक्सटर्नल फोर्स जैसे ही अप्लाई किया था हमारा बॉडी क्या हो गया, रेस्ट से क्या हो गया, मोशन में आया। तो कहने का मतलब क्या है कि वहां पे क्या हो गया, लॉ ऑफ इनर्शिया काम किया कि पैसेंजर सिटिंग इन बस गेट से जर्क। कब हम लोग जर्क फील करते हैं, पहला बात व्हेन द बस स्टार्ट, अगर बस स्टार्ट होता है तो हम क्या होता है, हमें एक जर्क फील होता है कि हम लोग पीछे भागना चाहते हैं। तो क्या हुआ, उस कंडीशन में रुका हुआ बस रेस्ट कंडीशन में था, हमारा बॉडी भी रेस्ट था। जैसे बस स्टार्ट हुआ, एक्सेलरेशन आया, तो क्या हो गया, हमारा मोशन, हमारा बॉडी का क्या हो गया, मोशन चेंज हो गया। या जैसे कभी भी, या सेम इसका अपोजिट एग्जांपल लेते हैं, बस मूव कर रहा, अब मूव करते हुए अचानक ब्रेक लगाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं, आगे की तरफ जाना चाहते हैं। मतलब क्या हुआ कि जैसी हम रेस्ट मूविंग कंडीशन से, जैसे हमारा बॉडी मूविंग कंडीशन में था तो मूविंग में ही रहना चाहता था, लेकिन जैसे हम उस पर क्या किए, ब्रेक अप्लाई किए, तो फिर क्या हो गया, हमारा रेस्ट कंडीशन में आने का कोशिश किया। तो समझने वाला बात क्या है, अगर इस फुटबॉल का एग्जांपल ले तो क्या है, रेस्ट कंडीशन में, तो रेस्ट कंडीशन में मेंटेन करके रहना चाह रहा है, लेकिन मोशन में कब आएगा, जब हम इस पे क्या किए, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए, तब हमारा ऑब्जेक्ट क्या आया, मोशन में आया। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ हो या लॉ ऑफ इनर्शिया हो, दोनों का क्या हो गया, एक ही बात है कि हमें हमेशा बॉडी एक ही पोजीशन में मेंटेन रहता है जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई ना कर दे। तो ये आपका क्या हो गया, न्यूटन फर्स्ट लॉ हो गया या लॉ ऑफ इनर्शिया हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड लॉ समझते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या होता है, तो सेकेंड लॉ का बात क्या हो गया कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब यहां पे एक नया टर्म आ गया, क्या, मोमेंटम। मोमेंटम जिसको हम लोग क्या पी से लिखते हैं। अब पी फार्मूला क्या आ जाता, मास इंटू वेलोसिटी। तो ये टर्म्स तो हम पहले बेसिक बात बता दिए कि P इक्वल टू क्या हो गया, m इंटू वी। अब बात क्या आ गया, यहां पे क्या बोल रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। अब इसको समझते हैं। अब हमारे पास में क्या है, एक बॉडी यहां पे है और दूसरा बॉडी वहां पे है। अब यहां पे हमारा बॉडी क्या है, रेस्ट कंडीशन में। रेस्ट कंडीशन में इसका वेलोसिटी जीरो है, टाइम जीरो है ना। यहाँ पे इसका डायरेक्शन भी अभी क्या है, यहाँ पे ये नहीं है आपका कि अगर हम फोर्स लगाएं, फोर्स लगाने के बाद क्या होगा, इसका डायरेक्शन भी डिटरमाइंड होगा, इस पे क्या होगा, वेलोसिटी भी आएगा।
एम नॉट मतलब इसका मास जीरो नहीं, मतलब इस ऑब्जेक्ट के पास में क्या होगा, मास तो होगा ही होगा, लेकिन रुका हुआ इसको हम M1 M2 या M2 B2 ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग कंडीशन इसलिए क्या लिखे T नॉट X नॉट V नॉट M नॉट, और उधर जब फाइनल गया तो क्या हो गया T1 X1 V1 M1। तो समझने वाला बात क्या है, क्योंकि हमारा T क्या हो गया, टाइम हो गया, X क्या हो गया, लोकेशन हो गया, M क्या हो गया, मास हो गया, V क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। तो क्या बोला न्यूटन सेकेंड लॉ, चेंज ऑफ मोमेंटम, क्या बोल रहा है यहां पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। तो डीपी मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या है, डीपी। तो हम लोग यहां पे क्या लिख दिए कि फोर्स इक्वल टू क्या बोल रहा है कि चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या हो गया, फोर्स क्या हो गया, चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब F इक्वल टू हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कैसा कि F इक्वल टू dp, मतलब चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dt। F इक्वल टू क्या हो गया, dp बाई dt। तो dp मतलब, dp का मतलब क्या कि चेंज इन मोमेंटम है ना। तो एक यहां पे क्या हो गया, मोमेंटम चेंज हो गया। मोमेंटम का मतलब क्या हो जाता है कि कोई भी बॉडी में क्या हो गया, जैसे कोई भी बॉडी आया तो उसको हम लोग क्या किए, बॉडी में जैसी हम लोग फोर्स अप्लाई करेगा, जैसे यहां पे क्या गया मोमेंटम कि एक जगह से दूसरे जगह गया, तो इसके पास में क्या है, अपना कुछ ना कुछ मास है एम नॉट, इसके पास में क्या है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी है वी नॉट। तो यहां जैसे हम फोर्स लगाए तो क्या ट्रेवल किया, V1, मतलब इसका वेलोसिटी चेंज हुआ, V नॉट से V1 हुआ। मास क्या है एम नॉट, यहां पे गया M1 हो गया। तो मोमेंटम क्या हो गया, मास इंटू वेलोसिटी। तो P इक्वल टू क्या लिखेंगे, M इंटू V। तो अब यहां पे क्या, चेंज इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो dp बाई dt। अब dp मतलब क्या कि चेंज इन मोमेंटम, तो क्या हो गया, dp को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि P1 या हमारे पास क्या है P1 माइनस P नॉट डिवाइडेड बाय T1 माइनस T नॉट। P1 मतलब क्या, मोमेंटम, तो क्या हो गया हमारा M1 इंटू V1 माइनस M नॉट इंटू V नॉट डिवाइडेड बाई क्या हो गया T1 माइनस T नॉट। तो यहां भी आप ये चीज समझ रहे होंगे कि क्या लिखा हुआ यहां भी ये बात लिखा हुआ, M कॉमन ले लिए तो क्या आ गया V1 माइनस V नॉट डिवाइडेड बाई T1 माइनस T नॉट। या यहां भी हम लोग यहां यह बात सेम दोनों बात है। अब देखिए V क्या हो गया, अब यहां पे क्या हो, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या हो जाता है A इक्वल टू V माइनस यू बाई टी। अब V माइनस यू क्या, मतलब इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। तो M इक्वल टू क्या हो गया V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई टी। ए क्या हो गया आपका टोटल टर्म्स क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T नॉट, V1 माइनस V नॉट डिवाइडेड बाई T1 माइनस T नॉट। तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, ए हमारा F तो ऑलरेडी F है, अब मास तो M, और ए क्या हो गया टोटल एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो जाता है चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पे चेंज इन वेलोसिटी हो रहा है, तो हाँ V1 माइनस V2 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम तो T1 माइनस T2। तो हम लोग क्या लिख दिए F इक्वल टू M इंटू ए, जो ऑलरेडी हम लोग फोर्स वाले जब स्टार्टिंग थे तो हम लोग क्या डिस्कशन किए थे कि F इक्वल टू M इंटू ए होता है, मतलब फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एमकेएस सिस्टम में केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। ये सब चीज आपको पता होना चाहिए, केजी मीटर क्या हो गया पर सेकेंड स्क्वायर आपका ऐसा यूनिट हो जाएगा, या आपका फोर्स का न्यूटन हो जाएगा ऐसा यूनिट में। अब ये बात तो आपको पता है कि वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया, फोर्स हो गया, सब क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास में क्या है मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो न्यूटन सेकेंड लॉ आपका ये हो गया। तो अगर हम लोग लास्ट में बात करें क्या थर्ड लॉ का, तो ये चीज भी आपको पता होगा, बेसिक टर्म्स हम लोग चल रहे हैं कि व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द सेकेंड ऑब्जेक्ट एक्सर्ट द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स बैक ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। मतलब यहां से हम क्या किए, हमारे पास में एक वॉल है और इस वॉल पे हम लोग क्या किए एक फिंगर
फोर्स ऑफ फिंगर, मतलब हम क्या किए, एक फिंगर से हम इस पे फोर्स अप्लाई किए। तो जब कभी भी हम इस फिंगर से फोर्स अप्लाई किए तो हमारा फिंगर भी क्या एक्सपीरियंस करेगा, हमारा फिंगर भी ऐसा एक्सपीरियंस करता है कि ऑब्जेक्ट से भी मेरे ऊपर क्या हो रहा, फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो क्योंकि ये टर्म्स क्या होगी, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट इज नोन एज क्या, न्यूटन्स थर्ड लॉ। अगर हम लोग गन का बात करें तो जैसे ही हम लोग गन अगर आप एक्सपीरियंस करें तो क्या होगा, या ऑब्जर्व हम लोग करते हैं तो क्या ऐसा हम लोग फील कर सकते हैं कि जैसे गन से बुलेट फायर होता है तो जैसे बुलेट आगे गया तो गन क्या एक्सपीरियंस करता है, पीछे धक्का मारता है। मतलब क्या हो गया, आपके पास में जैसे आपका मैग्नीट्यूड हो गया तो इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो जैसे ही हमारा क्या हो गया, फिंगर यहां पे फोर्स अप्लाई किया तो फिंगर पे भी क्या किया, दीवार ने फोर्स अप्लाई किया, ऐसा हम लोग एक्सपीरियंस किए। तो एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट इज नोन एज क्या, आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ए हमारा क्या हो गया, ए आपका टर्म्स हो गया न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ का। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा और आगे चलते हैं। अब फोर्स का हम लोग पूरा एनालिसिस कर लिए, अब हम लोग क्या करेंगे, फोर्स सिस्टम के बारे में समझेंगे। अब फोर्स सिस्टम को हम लोग समझते हैं। अब यहां पे क्या बोल रहा है, अब अभी तक हम लोग क्या करते हैं, फोर्स के बारे में समझ रहे हैं। अब फोर्स सिस्टम, इसके बारे में क्या समझना है कि ए फोर्स सिस्टम ग्रुप और कलेक्शन ऑफ फोर्सेस। अभी तक एक फोर्स था, अब यहां पे एक फोर्स नहीं आएगा, कलेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाई होगा। कोई भी हमारे पास प्लेन होगा, एक प्लेन होगा और उस प्लेन में मल्टीपल फोर्सेस एक्ट करेगा एक ही बार में। फिर क्या बोल रहा है, एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो ए फोर्स सिस्टम ग्रुप और कलेक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी इन वन और मोर प्लेन। मतलब एक प्लेन होगा या एक से ज्यादा प्लेन होगा, उस प्लेन पे क्या होगा, मल्टीपल फोर्स अप्लाई होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोर्स सिस्टम बोलेंगे। फिर क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स में भी डिफरेंट। अब बोल रहा है कि यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी अलग अलग होगा। अब क्योंकि हम समझते हैं क्या है फोर्स सिस्टम, तो फोर्स सिस्टम को कैटेगराइज क्या किया गया, कोप्लेनर फोर्सेस। कोप्लेनर का मतलब क्या हो गया, एक ही प्लेन पे, एक ही प्लेन हमारा होगा और उस पे क्या हो गया, बहुत सारे फोर्स लगेंगे, तो हो गया कोप्लेनर। को मतलब एक ही साथ एक ही प्लेन पे बहुत फोर्सेस हो। अब कोप्लेनर में क्या हो गया, आपका कनकरेंट फोर्स, कनकरेंट के बारे में समझेंगे। फिर क्या हो गया आपका पैरेलल फोर्स, इसके बारे में भी समझेंगे। फिर क्या हो गया आपका नन कनकरेंट नन पैरेलल फोर्स। अब कनकरेंट को हम लोग स्टडी करेंगे। फिर क्या बोल रहा है, पैरेलल में क्या हो गया, लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल, ये सब चीज के बारे में हम समझेंगे। फिर इधर क्या है आपके पास, नन कोप्लेनर। अब नन कोप्लेनर मतलब क्या, यहां पे क्या था, कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन होगा, और यहां पे क्या बोला, नन कोप्लेनर मतलब एक प्लेन नहीं होगा, अलग अलग प्लेन होगा। और इस प्लेन में हमारा बॉडी क्या होगा, मतलब इस प्लेन में भी हमारा फोर्स क्या हो सकता है, कंकरेंट फोर्स होगा, पैरेलल फोर्स होगा और नॉन कंकरेंट या नॉन पैरेलल फोर्सेस हो सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं कोप्लेनर कैसा होता है। तो कोप्लेनर का मतलब क्या हो गया, एक ही प्लेन में, देखिए क्या बोल रहा है, द फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन लाई इन द सेम प्लेन। लाइन ऑफ एक्शन, यहां पे एक्शन लिखा हुआ, तो और ये हमारा जो डायग्राम है, ये डायग्राम हमारा क्या है, कोप्लेनर का नहीं, यहां पे क्या है, गलती हो गया। तो हमारा कोप्लेनर का मतलब क्या, कि एक प्लेन होगा। तो सपोज यहां पे हमारे पास ये डायग्राम को हम लोग यहां बनाते हैं कि हमारे पास में क्या है, एक ऐसा प्लेन है, एक प्लेन है, सपोज हमारे पास एक प्लेन है और उस कोप्लेनर में क्या मल्टीपल फोर्स एक्ट हो रहा है। हमारे पास F1 हो गया, आपका F2 हो गया, F3 हो गया, F4 हो गया, F5 हो गया, F1 F2 F3 F4 F5, क्या हो गया, ये आपका डायग्राम, ये गलत डायग्राम है, यहाँ पे मिस्टेक से यहाँ पे अटैच है। तो सबसे समझने वाला बात ये, कोप्लेनर मतलब एक प्लेन है, प्लेन हमारा क्या है, सपोज हमारा ये हाथ एक ही प्लेन है और इस प्लेन पे क्या हो गया, मल्टीपल फोर्स एक्ट हो रहा है, तो क्या हो गया, कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। तो ये आपका कोप्लेनर हो गया।
फिर क्या बोला, नन कोप्लेनर। अब नन कोप्लेनर का मतलब क्या, कि हमारा प्लेन क्या है, एक प्लेन नहीं है, बहुत सारा प्लेन हो सकता है। प्लेन का मतलब क्या, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो हम लोग बात करें, अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक प्लेन इधर है, दूसरा वाई में, तीसरा क्या है, जेड में, इधर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है इतना, इधर एक फोर्स अप्लाई हो रहा है ना। तो यहाँ पे एक प्लेन हो गया, दूसरा प्लेन हो गया, तीसरा प्लेन हो गया। तो कहने का मतलब क्या, कि मल्टीपल प्लेन है यहाँ पे। ऐसा अगर बात करें तो इधर भी कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा हो, इधर भी कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा, इधर भी कुछ फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो क्या हो गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो क्या हो गया, नन कोप्लेनर। मतलब एक प्लेन नहीं है, यहाँ पे एक प्लेन है, दूसरा प्लेन है, तीसरा प्लेन है, और हर एक प्लेन में क्या अलग अलग फोर्स लग रहा है। तो क्या हो गया, फोर्स सिस्टम। मतलब एक फोर्स नहीं है, मल्टीपल फोर्स एक्ट हो रहा है, और प्लेन भी क्या है, हमारा अलग अलग प्लेन है। तो क्या हो गया आपका, नन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। ठीक, अब आपका क्या है, अब हम लोग क्या करेंगे, कनकरेंट। कनकरेंट का मतलब क्या हो गया, कि एक ही क्या रोल, कनकरेंट फोर्सेस, मतलब फोर्सेस पासिंग थ्रू सिंगल पॉइंट। क्या बोल रहा है, कि हमारे पास में ऐसा फोर्स है जो एक ही पॉइंट से पास कर रहा है। और कितना फोर्स, फोर्स सिस्टम का बात हो रहा है। तो फोर्स सिस्टम में क्या हो जाएगा, हमारे पास बहुत सारे फोर्स होगा। तो यहां पे सपोज ये P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया, P4 हो गया, और कोप्लेन क्या हो गया, कोप्लेनर कनकरेंट फोर्स। मतलब आपका प्लेन एक ही है ना, प्लेन हमारे पास एक ही है। और ये सपोज मान लीजिए आपका F1, F2, फिर क्या F3, फिर F4, और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। तो क्या समझ रहे हैं हम, कनकरेंट फोर्सेस। कनकरेंट का मतलब क्या, एक पॉइंट है और इस एक पॉइंट से मल्टीपल फोर्स आ रहा, तो ये हमारा क्या हो गया, को कनकरेंट फोर्सेस। तो ये कनकरेंट फोर्स, आप ये चीजों को समझिए, कनकरेंट फोर्स का एग्जांपल है। तो ये सब क्या बेसिक टर्मिनोलॉजी, जिसको हम लोग नाम से समझ सकते हैं। फोर्स सिस्टम हो गया, मतलब मल्टीपल फोर्स एक्ट करेगा, प्लेन भी अलग अलग हो सकता है। को प्लेनर होगा तो एक ही प्लेन होगा, नन को प्लेनर होगा तो मल्टीपल प्लेन होगा। प्लेन का मतलब क्या, अब यहाँ पे क्या था, नन को प्लेनर, तो एक प्लेन हो गया, दूसरा प्लेन हो गया, थर्ड प्लेन हो गया, और एक को प्लेनर हो गया। तो को प्लेनर मतलब क्या हो गया, एक ही प्लेन पे बहुत सारा फोर्स एक्ट कर रहा है। तो एक को प्लेनर का एग्जांपल हो गया। अब हम लोग क्या करें, नन कनकरेंट फोर्सेस। यहां पे हमारा क्या था, यहां पे हमारा क्या था, नन कोप्लेनर कनकरेंट फोर्सेस। कनकरेंट मतलब एक पॉइंट से मल्टीपल फोर्स एक्ट हो रहा है। अब आपके पास क्या आ गया, नन कनकरेंट फोर्सेस। मतलब आपके पास में क्या, सपोज ऐसा बॉडी है, तो कोई भी फोर्स कहीं से निकल रहा है, कोई एक फोर्स इधर से निकल रहा है, दूसरा फोर्स इधर से निकल रहा है, तीसरा फोर्स इधर से निकल रहा है, चौथा फोर्स इधर से निकल रहा है। तो क्या हो गया, नन कनकरेंट है। मतलब कौन सा फोर्स कहां से निकल रहा है, इसका कुछ नहीं पता है। सपोज ये आपका F1 हो गया, ये आपका F2 हो गया, ये आपका F3 हो गया, और ये आपका F4 हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा, नन कनकरेंट फोर्सेस। मतलब किसी का ओरिजिन कहीं से निकल रहा, डजंट मैटर, मतलब नन कनकरेंट हो गया। अब क्या बोला, को प्लेनर कनकरेंट फोर्स, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए। को प्लेनर का मतलब क्या, एक ही प्लेन है, तो चलो एक ही प्लेन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। क्या बोला, कनकरेंट। तो को प्लेनर पे कनकरेंट मतलब यहां से निकल रहा फोर्स P1, P2, P3, P4। तो हमारा क्या हो गया, नाम से ही समझ लेना है, को प्लेनर कनकरेंट, एक ही प्लेन है, और कनकरेंट का मतलब क्या, एक पॉइंट से मल्टीपल फोर्स निकल रहा है। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ क्या हो गया आपका, को प्लेनर कनकरेंट फोर्सेस। तो ये चीज आप समझ गए। अब क्या बोल रहा, को प्लेनर पैरेलल फोर्सेस। अब क्या बोल रहा, आपके पास में क्या है, एक ही प्लेन है, मतलब प्लेन तो हमारा एक ही है, और इसमें पैरेलल मतलब ये हमारा हैंड का एक प्लेन है, और इस पे क्या पैरेलल फोर्स लग रहा है, कि P1 लगेगा, इधर P2 लगेगा, इधर P3 लगेगा, इधर P4 लगेगा। तो क्या हो गया, को प्लेनर पैरेलल फोर्स, P1, P2, P3, P4, है ना। तो ये आपका क्या हो गया, एक प्लेन, एक प्लेन, और क्या हो गया, सारा फोर्स एक दूसरे का पैरेलल हो गया,
तो बस इतना ही, नाम से समझ लेना क्या, ये कोप्लेनर पैरेलल फोर्स आपको नाम से समझ में आ जाएगा। फिर आपका क्या है, कोप्लेनर नन कनकरेंट फोर्स। देखिए क्या लिखा हुआ कोप्लेनर, तो कोप्लेनर मतलब क्या, एक ही प्लेन है, ठीक है, एक प्लेन है। फिर क्या बोला, नन कनकरेंट मतलब कनकरेंट नहीं है, कोई भी फोर्स कहीं से भी निकल सकता है। तो कोई फोर्स कहीं से निकल जाए, तो यहां से आपका इधर एक फोर्स सपोज यहां पे है, दूसरा फोर्स यहां पे निकल सकता है, तीसरा फोर्स यहां पे है, चौथा फोर्स यहां पे है, फिफ्थ फोर्स इधर पे है। फिर क्या बोला, नॉन पैरेलल, तो एक ही लाइन में एक ही नाम में सब समझ जाना, नॉन पैरेलल मतलब कोई भी फोर्स एक दूसरे का पैरेलल नहीं है। यहां पे ए इसके पैरेलल नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा इसको टेढ़ा कर देंगे। तो क्या हो गया, कोप्लेनर है तो हाँ एक ही प्लेन है। फिर क्या बोला, नन कनकरेंट है तो हाँ नन कनकरेंट है, मतलब कोई भी फोर्स कहीं से भी निकल रहा। फिर क्या बोला, नन पैरेलल भी है, तो नन पैरेलल भी एक फोर्स इधर है, एक दूसरे के पैरेलल नहीं होना चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया, कोप्लेनर नन कनकरेंट नन पैरेलल फोर्सेस का आपका एग्जाम्पल हो गया। अब लास्ट में क्या आपका, नन कोप्लेनर कनकरेंट फोर्सेस। क्या बोला, नन कोप्लेनर मतलब एक प्लेन में नहीं है, मल्टीपल प्लेन हो सकता है। फिर क्या बोला, कनकरेंट फोर्सेस, तो नन कोप्लेनर मतलब मान लीजिए एक वाई एक्स इधर से आ रहा है, दूसरा उधर से आ रहा है, तीसरा आपका एक्स एक्सिस से आ रहा है, मतलब एक्स एक्सिस से आया, वाई एक्सिस से आया, जेड एक्सिस से आया, तो हमारा क्या हो गया, लेकिन कनकरेंट है। कनकरेंट का मतलब क्या, पॉइंट तो एक निकल रहा है, यहां से इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, यहां से आप देखिए इधर से इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो कनकरेंट है, लेकिन क्या है, एक पॉइंट नहीं है। एक मतलब क्या है, कनकरेंट तो है लेकिन प्लेन क्या है, नन कोप्लेनर है, मतलब प्लेन अलग हो सकता है। तो ये बात हो गया। अब लास्ट में हम लोग बात करेंगे किसका, नन कोप्लेनर, क्या है आपका, नन कोप्लेनर नन कनकरेंट फोर्सेस। अब क्या बोल रहा, कोप्लेनर भी नहीं है, मतलब क्या, नॉन कोप्लेनर मतलब हमारे पास एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है और जेड एक्सिस भी है। फिर क्या बोला, नन कनकरेंट मतलब कनकरेंट नहीं है, कहीं से कोई फोर्स निकल सकता है। सपोज P1 इधर से निकल गया, P2 इधर से निकल गया, P3 इधर से आया, P4 इधर से आया, तो ये हमारा क्या हो गया, नन कोप्लेनर। नन कोप्लेनर एक प्लेन नहीं है, एक्स वाई जेड। फिर क्या बोला, नन कनकरेंट, तो नन कनकरेंट का मतलब क्या है कि सब फोर्स अलग अलग से निकल रहा है, तो नन कनकरेंट हो गया। तो ये आपका एग्जांपल क्या हो गया, नन कोप्लेनर नन कनकरेंट फोर्सेस। तो ये हमारा क्या हो गया, फोर्स सिस्टम के बारे में पूरा हमारा हो गया। अब लास्ट में हम लोग बात करते हैं क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्सेस। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स के हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। कि सपोज हमारे पास में फोर्स का मैग्नीट्यूड कुछ भी है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब आई 50 आई कैप, 40 जे कैप, 60 के कैप। तो आई हमारा के मतलब फोर्स का रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका क्या है, या तो हम लोग वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे, या तो हम लोग बाउज नोटेशन से इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो सपोज हमारे पास में क्या है, आपके पास में ऐसा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो आई मतलब क्या हो गया, फिर अब इसको फोर्स का लिखना है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 50 आई कैप प्लस 40 जे कैप प्लस 60 के कैप। मतलब एक्स डायरेक्शन में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि फोर्स इन एक्स डायरेक्शन क्या है, 50 न्यूटन। फोर्स इन वाई डायरेक्शन क्या है आपका, 40 न्यूटन। और फोर्स इन जेड डायरेक्शन क्या है हमारे पास, 60 न्यूटन है। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई कैप, इसको क्या लिखते हैं, जे कैप, और इसको के कैप। तो फोर्स का रिप्रेजेंट हम लोग क्या करते हैं, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से भी करते हैं और बाउज नोटेशन से भी हम लोग करते हैं। तो हम लोग इसके आगे क्या करेंगे, कल के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके रिप्रेजेंटेशन के बारे में समझेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक नया टर्म्स आएगा, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, उसके बारे में भी समझेंगे। तो आज का अगर हम लोग समराइज करें बातों का, तो हम लोग क्या क्या स्टार्टिंग से पढ़े, तो सबसे पहले हम लोग क्या समझे, फोर्स के बारे में समझे। फिर फोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग डिफाइन किए। फिर उस पे फोर्स के कारण क्या इफेक्ट्स आता है उसको डिफाइन किए। फिर उसके बाद नेचर को समझे। फिर उसके बाद हम लोग लॉ समझे, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। और उसको डिस्कशन के बाद हम लोग फोर्स के बाद
फोर्स सिस्टम को समझे और फोर्स सिस्टम के बारे में पूरा हम लोग एनालिसिस किए। फिर लास्ट में क्या है कि फोर्स को कैसे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, तो क्या है वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है और एक बॉक्स नोटेशन है, इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हो गया।